डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सीटेट लेवल 2 यानी सीटेट का जो पेपर 2 है यानी 6 to 8 का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए हम लोग बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अब समय ख़त्म हो गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अब समय है केवल जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें। उसी रिवीजन के बतौर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का पेपर आज सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका किस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, जो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम ज़्यादा फोकस करें क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, खासकर आपके ईवीएस के। और ईवीएस जो पेडागॉजी है, सोशल साइंस का जो पेडागॉजी है वो रिपीटेड होते हैं। उसी क्रम में हम लोग आज सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के लिए जो पेपर है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? यानी जो आपका विंड वेन है उससे हम किस चीज़ का मापन करते हैं? तो उससे हम वायु दिशा का मापन करते हैं। तो ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए और पढ़िए। तो इसका आंसर होगा बाह्यमंडल यानी थर्मोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरतम परत तक पहचानिए। तो जो इंटरनल से जो एक्सटर्नल जो इसका परत है उसको पहचानना है। सबसे पहले अंदर कौन है, फिर उसके बाहर, फिर सबसे लास्ट में कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले होगा आपका इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। तो यानी आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल और परपटे, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो ये आपका देखिए, ये आपकी अर्थ है, फिर आपका सूर्य, फिर चंद्रमा। तो इस चीज़ को क्या दर्शाता है? तो इससे आपका ये दिखा रहा है कि लघु ज्वार भाटा नीप टाइड। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। तो क्या कहलाता है इसको? तो हम इसको विसर्ग बोलते हैं, नहीं मिंडर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो ये आपका वायु मार्ग है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 37 है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव की जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? तो इसका होगा जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कथन और कारण है। तो कथन ए है आपका, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण क्या है? अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है कौन सा है आपका? सौर ऊर्जा। बाकी ईंधन, प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही, प्राकृतिक गैस और कोयला तीनों ही परंपरागत स्रोत हैं। तो ऑप्शन 3 होगा, ये गैर परंपरागत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों का प्रजनन क्या, तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? यानी सीधा सीधा आपसे पूछ रहा, जो मछली पालन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम पिस्सीकल्चर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्थल संधि या स्थमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है? उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो ये आपका व्याख्यात्मक शिक्षण का विरोधाभासी है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन और कारण।
आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह आपका सत्य है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ये आपका गलत है, यानी ये सत्य और भी असत्य है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या हैं? तो अनुभवजन्य साक्ष्य आपके क्या हैं कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। जो आपके मॉडल्स या रेप्लिकाज है या जो फिजिकल फीचर्स है, किस चीज़ के लिए, कौन से टीचिंग के लिए सबसे सुटेबल है? तो ये आपका भूगोल के लिए बेहद जरूरी है। टीचिंग टीएलएम के रूप में मॉडल हो, प्रतिकृतियाँ इसमें भूगोल में बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रहण किस प्रकार का स्रोत है? तो ये आपका प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन 1। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम है, आपको एनसीईआरटी किताब जो टेक्स्ट बुक है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए 1-2 बार, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते हैं, इधर उधर से नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग बार बार फोकस करते हैं कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्स्ट बुक अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सब वही आपको वहाँ से पढ़ना है, कैसे टीचिंग करना सब उसमें है। तो इसलिए टीचिंग जो सीटेट है आपका, उसी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पे ही ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो आपके क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको 1-2 बार अवश्य देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इधर उधर ज़्यादा भटकने के बजाय तो उसको आप एनालिसिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम और परिणाम दोनों बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 49 है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो ये आपकी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न 2 दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो किसने कहा? तो ये सिद्धांत आपका जीन पियाजे से संबंधित है। सीटेट को जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर, ये 3 जो आपके थिंकर्स हैं या सिद्धांतकार हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग है उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो सबसे कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो उनको आप डिस्कशन या डिबेट में शामिल करें, यानी छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक आत्मनिर्देशित आत्मानुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आलोचनात्मक सोच कहते हैं, यानी क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अजंता गुफाओं चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यार आपका ये, आप इसको अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन लगभग हर बार आपसे किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पौधे और खनिज यानी प्लांट्स एंड मिनरल से वो कलर्स प्राप्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश पर लिखी गई थी, यानी जो सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको लिखने का कौन सा माध्यम या किस पर सबसे पहले लिखा गया था? तो सबसे पहले ताड़पत्रों पर लिखा गया था। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो मानव इतिहास में जो सबसे लंबा जो काल है वो है आपका पूरा पाषाण काल, यानी पैलेओलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 56 है, कथन ए और बी को सही उत्तर का, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए क्या है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बेलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, मेहरगढ़ में ही है, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में स्थित है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, ये भी कथन सही है, यानी कथन ए और बी दोनों सत्य हैं, यानी ऑप्शन 4 सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 57,
भारत भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो ये आपके गुजरात में मिले हैं, लोथल में मिले हैं। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? यानी ऋग्वेद जो है मूल भाषा में उसका किस भाषा में लिखा गया, उसका निर्माण किया गया, रचना हुआ? तो मूल भाषा उसकी संस्कृत है, नहीं ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 59 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में महाजनपद के पहले कौन शासक थे? यानी जो गणराज्य थे उनसे पहले मगध में किसका शासन था, शासक कौन थे? तो आपके बिंबिसार थे। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से जो त्रिरत्न है बुद्ध है, धम्म है और संघ है, लेकिन अहिंसा नहीं है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो लोग चुनाव करते हैं वो लोग विधानसभा के सदस्य यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या विधानसभा के विधायक या सदस्य करते हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो भारत में जब संविधान लागू हुआ तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था को शामिल किया गया? तो संसदीय और संघीय यानी पार्लियामेंट्री और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भारतीय संविधान ने शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? ये क्वेश्चन भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है और हमेशा आपको याद भी रहना चाहिए। तो अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं कुल आपकी 84 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में अस्पृश्यता के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी क्वेश्चन को बार बार इधर उधर घुमाकर पूछ लिया जाता है। तो जो आपका अस्पृश्यता के कारण जो आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है वो है आपका समानता का अधिकार। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार आपका नहीं है? तो एक तो देखिए पहले शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी आपका मौलिक अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म की आज़ादी का भी अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये मात्र विधिक या कानूनी अधिकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 66 है, अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? तो ये आपका जाति के आधार पर, अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री को जो नियुक्त करता है, जो उसे अपॉइंट करता है वो है आपका गवर्नर या राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 68 है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करने वाले भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है सांसद करते हैं, चुनाव करते हैं। ये जैसे जो सांसद लोकसभा में निर्वाचित होकर जाते हैं वही सब आपस में बहुमत दल, जो भी पार्टी बहुमत की होती है उसी में से अपना बतौर बहुमत दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो इसलिए उसका चुनाव जो होता है सांसद अपने में से किसी एक को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? बात वही है, देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार घुमाकर पूछ लिया गया। तो भारत में राज्य का जो पहला नागरिक है, केंद्र में देश का जो पहला नागरिक है वो राष्ट्रपति है, लेकिन राज्य में पहला नागरिक कौन है? तो राज्यपाल यानी गवर्नर है। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 72 है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद, याद रहे जो वर्तमान लोकसभा है 2014 के बाद, ये तो आपकी 16वीं थी, लेकिन वर्तमान में आज 2023 में जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है। तो उस 2014 के बाद जो लोकसभा थी वो 16वीं थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति इस टाइम कौन है आपके? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था
तो उस टाइम आपके रामनाथ कोविंद थे। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, बाकी केंद्र और राज्य संबंधों का उल्लेख है, सरकार का ढांचा किस प्रकार हो इस बात का भी उल्लेख किया गया और नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है, परंतु राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो याद है, राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करने का काम जो है केवल राष्ट्रपति को और कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित करता है, यानी नॉमिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वही थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो भारत के एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल हैं वह आपके सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन 4, और यही अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान, देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई लोग इसमें बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न है पूछा गया कब अपनाया गया है, तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और जब लागू करने की बात आएगी तो ये होगा 26 जनवरी 1950, लेकिन ये पूछ रहा कब अपनाया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो भारत के रियासतों को जो एकीकृत किया, यानी जो आपका इंटीग्रेशन, जो भारत का जिसने इंटीग्रेशन किया वो कौन था? तो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं को आयरन मैन या लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो समवर्ती सूची के मामले में कौन कार्य करता है? दोनों को ही ये समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, परंतु अगर उसी विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया गया है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से जो साथी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, बतौर अपने अनुभव का साझा कर रहा हूँ कि आप जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसको जितना चाहें उतना 1-2-3 बार अवश्य पढ़ें और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको पढ़ें। कहीं इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम इस पढ़ने के बाद अच्छे से अच्छे नंबर के साथ आप सीटेट को क्वालिफाई करेंगे, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकेंड पेपर हो। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो मसौदा समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी BR अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 82 है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो किसके नियंत्रण में, किसके द्वारा जो आपका बंगाल में मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो गया बंगाल धीरे धीरे? कौन था उसके लिए जिम्मेदार, कौन उसका नेतृत्व किया? तो था आपका मुर्शिद कुली खां। इसी के नेतृत्व में बंगाल जो है दिल्ली के केंद्र से धीरे धीरे अलग हो गया, दिल्ली की सत्ता से धीरे धीरे अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो लॉर्ड डलहौजी था, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहब ने। क्वेश्चन नंबर 86 है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? देखिए बेहद महत्वपूर्ण है ये, जो कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण विधि होगी वो आपका होगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है आपका एडुसेट, जो कि एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन सैटेलाइट है ये, ऑप्शन 4 सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो ये है कबीर। कबीर जो संत हैं, इन्हीं के विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो ये आपका राष्ट्रकूट के काल की कृति है, जो कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण कब का है? राष्ट्रकूट के समय में इसका निर्माण किया गया। ऑप्शन 2 सही होगा, राष्ट्रकूट का। क्वेश्चन नंबर 90 और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो उपनिषद में आस्था रखने वाला कौन सा संगठन है? तो ये आपका ब्रह्म समाज है। ऑप्शन 1 सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका सीटेट पेपर 2 के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ही है। उसी को हम लोग बतौर रिवीजन के तौर पे हमने सॉल्व किया, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है, तो उसको आप एकदम सरसरी निगाहों से देख लें और आप अपनी तैयारी को और मजबूत दें और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कौन सा रिवीजन करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।